आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। एक एक दिन गुजरने के बाद बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं, यानी कि जो लगातार बिगड़ रहे हैं, उससे चिंताएं भी लोगों की बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं और समझ में आ रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ कैसे अत्याचार बढ़ रहा है। दुनिया भर में यूनूस सरकार की बदनामी हो रही है, खूब निंदा हो रही है। बांग्लादेश में कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है, ये सबको पता है, लेकिन बांग्लादेश हेकड़े दिखाने में पीछे नहीं है। वो भी अपने दम पर नहीं, बल्कि दूसरे देशों के दम पर। वो देश है पाकिस्तान और चीन। दरअसल एक बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ जिनका नाम है कर्नल ओली अहमद, वो कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम वाले मित्र राष्ट्र हैं। बांग्लादेश में ठीक से खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन बात तो देखिए परमाणु बम की हो रही है जो उनके पास है ही नहीं। कर्नल ओली अहमद यही नहीं रुके, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि बांग्लादेश से खिलवाड़ ना करें, नहीं तो यहां से भी परमाणु बम दागे जा सकते हैं। वो कहावत है ना, गीदड़ भभकी वाली, वो बिल्कुल बांग्लादेश पर इन दिनों सटीक बैठ रही है। आज बांग्लादेश की इस नादानी पर एक सर्वे भी हमने किया है, जिसमें लोगों से जाकर हमने सवाल पूछे कि क्या वो बांग्लादेश के इन हालातों पर सोचते हैं, और जिस तरीके से कर्नल ओली अहमद की तरफ से बयान दिया गया है उसके मायने है क्या। तो पहला सवाल जो कि हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा कि ढाका के एक प्रोफेसर के बाद में अब बांग्लादेशी सेना के एक पूर्व कर्नल ने भारत को परमाणु बम वाली धमकी दी है। इस पर लोगों की राय क्या है, हमने जानने की कोशिश की। हमने इसमें ऑप्शन भी दिए। हमने पूछा कि क्या ये सिर्फ गीदड़ भभकी है, तो 44% लोगों ने कहा कि हाँ ये गीदड़ भभकी है, जबकि 36% लोग कह रहे हैं बांग्लादेशी सेना में तो हिम्मत ही नहीं है। 17% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान का साथ है ना, इसीलिए बांग्लादेश ऐसा कह पा रहा है, जबकि 3% लोगों ने यह भी कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो 40% है जो लोग कह रहे हैं कि गीदड़ भभकी है, यानी कि सिर्फ कहा जा रहा है, बांग्लादेश के बस का कुछ है नहीं, ना ही बांग्लादेश के पास इतनी हिम्मत है और ना ही ताकत। लेकिन हाँ, चीन और पाकिस्तान के साथ में आने के बाद बांग्लादेश आज आंखें तरेर भी रहा है और बोल भी रहा है। दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा मोहम्मद यूनुस की ग्रेटर बांग्लादेश वाली साजिश का तोड़ आखिर है क्या। इसमें 14% लोगों ने कहा है अराकान आर्मी हमें एक सोल्यूशन लगता है। इसमें 56% लोग कह रहे हैं भारतीय सेना का एक्शन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 28% लोग ये भी कह रहे हैं वैश्विक दबाव इसमें होना चाहिए ताकि बांग्लादेश पटरी पर आ सके और ये जान सके कि उसकी हैसियत क्या है। 2% लोगों ने यह भी कहा कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इसमें जो सबसे ज़्यादा है 56%, जहाँ कह रहे हैं कि भारतीय सेना का एक्शन यहाँ पर ज़रूरी है जो बांग्लादेश में अभी स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर मैं बात करूं, मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर HS रावत मेरे साथ में हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़े हैं। कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र पाल त्यागी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और ये 1971 युद्ध के योद्धा भी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले कर्नल तेजेंद्र जी, मैं आप ही का रुख कर रही हूँ। जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, किसी से छिपे नहीं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को पकड़ा जा रहा है, ईसाइयों पर ये हमले हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कंपैरिजन किया जाए तो हिंदुओं पर ये हमले हैं। ऊपर से परमाणु बम की भी धमकी दे डाली, वो भी तब जब खुद के पास परमाणु बम है नहीं। कैसे देख रहे हैं इस गीदड़ भभकी को आप? जी, ये बहुत ही सीरियस मामला है। केवल हिंदुओं पर अत्याचार तक सीमित नहीं है। इसमें आप ये समझिए कि पाकिस्तान से ने हथियार दिए, एम्युनिशन दिया, पहले के मुकाबले 4 गुना दिया। उसने दिया या बांग्लादेश ने मंगाया, नॉट अवेयर। लेकिन बांग्लादेश ने हम अपने ड्रोन जो है वो तैनात किए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। इतना ही नहीं, अब उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमारे पड़ोसियों के पास बम है। पाकिस्तान के एक आदमी को ये कहते हुए भी सुना गया था कि हमारा बम बांग्लादेश के लिए है। हालांकि इन धमकियों से कुछ होता नहीं, लेकिन पता लगता है इंटेंशन का। अब वो ये कहते हैं कि त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल ये सब बांग्लादेश के हिस्सा है। यानी कि ये जो षड्यंत्र था, ये अचानक स्टूडेंट का मूवमेंट नहीं था, बल्कि पुराने समय से एक साजिश चल रही थी जिसमें जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, अंसार बंगला और ये ISI और पाकिस्तान, ये सब शामिल थे। अब स्थिति ये हो गई है कि हिंदुओं पे हमला तो एक बात है, और ऊपर से वहां पे बारूदी एक सनक शुरू हो गई है। ऐसे में हिंदुस्तान के पास 3 विकल्प बचते हैं, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री। इकोनॉमिक अगर करते हैं तो यकीनन बांग्लादेश की हालत खराब हो जाएगी, मगर उसमें हमें भी नुकसान है।
अगर हम डिप्लोमेटिक करते हैं तो हम अमेरिका से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका खुद यहाँ पे एक जोगन नाम का देश बनाना चाहता था, जिसमें बांग्लादेश का चिटागोंग, हिंदुस्तान का मिजोरम और पार्ट ऑफ मणिपुर और म्यांमार का एक डिवीजन। तो लिहाजा उनकी अपनी प्लानिंग है, दे विल नॉट कम फॉर एनी असिस्टेंस। व्हाट इज नाउ पॉसिबल इज मिलिट्री एक्शन। और मिलिट्री एक्शन के लिए जैसे ही हम कहेंगे तो लोग चिल्ला पड़ेंगे, अरे साहब ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो सामने आ जाएगी, बहुत बुरा होगा। क्यों भाई, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की थी, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी आई थी सामने? आतंकी चेहरे को सब पहचानते हैं और कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी आने वाली नहीं है। और फिर एक और लॉजिक भी है, 1971 में जब दूसरे देश के लोगों पर अत्याचार हो रहा था, हमने अपनी फौज वहां भेजी। आज हमारे सनातनी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अब हम ना भेजे, ये कौन सा लॉजिक होगा? मैं कहता हूं कि इस वक्त आवश्यकता है, और आवश्यकता भी दो तरह से की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हम बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लें, ये भी हो सकता है जैसे मदारी जब बंदर को सिखाता है तो कुत्ते को पीटता है, कुत्ते को पीटने से बंदर को संदेश चला जाता है। आवश्यकता इस समय ये है कि आतंकी, अभी अभी आज की खबर है कि आतंकी मुठभेड़ चल रही है कश्मीर में, आतंकी मुठभेड़ चल रही है, लिहाजा हमारे पास बाकायदा ग्राउंड है। हम स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि अपने देश की सीमा में रह के अपाचे हेलीकॉप्टर या राफेल एयरक्राफ्ट से उनके एक लॉन्चिंग पैड को तबाह करें, एकदम तबाह करें, उसमें कोई डिले ना करें। मैसेज तुरंत चला जाएगा बांग्लादेश को कि अब ये 1971 युद्ध के योद्धा भी हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना ने क्या बलिदान दिया बांग्लादेश की स्थापना के लिए, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, और आज इसलिए ही आपका ज़्यादा खून खौल रहा होगा। मैं इस बात को समझ सकती हूँ। एक और सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, वो मैं सवाल बता दूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। हमने पूछा कि क्या मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे हालात आज पैदा कर दिए हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान में होता था वही तो अब बांग्लादेश में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में होता उसी झलक अब बांग्लादेश में देखी जा रही है। इसमें 81% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात ही बांग्लादेश में हो रहे हैं, जबकि 17% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसे हालात हो रहे हैं। 2% लोगों ने यह भी कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 81% लोगों ने माना कि हाँ, हमें लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात आज हो रहे हैं बांग्लादेश के। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी कर्नल तेजेंद्र जी ने किया, डॉक्टर एच.एस. रावत, क्या आपको भी लगता है कि अब भारतीय सेना को मिशन पर जाना होगा, मोर्चा संभालना होगा और बांग्लादेश को अब उसकी बातों का जवाब देने का वक्त है? बिल्कुल, भयविन होत ना प्रीत। जब तक आप भय नहीं दिखाओगे तो सामने वाला कमजोर समझता रहेगा। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि लचीलापन रहता है एक्शन लेने में। भारत की सरकार में, भारत बड़ा देश है, उदारवादी है, इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेगा, इजराइल की तरह तुरंत एक्शन नहीं करेगा, ये उनके दिमाग में है। अगर हमें थोड़ा सा एक्शन लेने की जरूरत पड़ जाए तो परमानेंटली ये लोग इतने भय के साए में रहेंगे। इनको लगेगा कि भारत से उलझने का मतलब है कि कभी भी वहां से राफेल आकर के, कभी भी कोई भी मिसाइल आ सकती है और उठा करके तबाह कर सकती है। क्योंकि जब तक ये भय हमें नहीं दिखाना होगा, भय भी और प्यार भी दोनों चीजें रखनी पड़ेंगी इनके साथ में, क्योंकि इनको पीटना भी पड़ेगा और पुचकारना भी पड़ेगा, तब जाकर के ये काबू में आ सकते हैं। क्योंकि ये डंडे के यार हैं, ये दोनों तीनों जितने भी हमारे चारों तरफ घिरे हुए हैं, ये प्यार की भाषा तो समझते ही नहीं है, ये भय की भाषा समझते हैं। अभी देखिए वहां पर पूरा बांग्लादेश जो है हिंदुस्तान से घिरा हुआ है, हिंदुस्तान की पूरी सप्लाई उसके पास है, पूरा उसका ढांचा सिस्टम भारत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी वहां मुट्ठीभर कट्टरपंथी वो हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं, जानबूझ के हमला कर रहे हैं कि हिंदू यहाँ से भाग जाएंगे तो कट्टरपंथ ज्यादा और मजबूत वहां पे हो जाएगा, वो और वहां पर आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ा देंगे। तो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं। इनको शर्म नहीं आती यूनिस सरकार को कि ये किस प्रकार से, जिस पाकिस्तान ने इनके ऊपर अत्याचार किए, उनकी आर्मी ने किस प्रकार से इनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार, दुराचार, बलात्कार किए, आज उन्हीं के जाकर के चरणों में जाकर के उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रचना जी, भय बहुत जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है और इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड है उन पर हमला किया जाता है, तो इनको अकल निश्चित तौर पर आएगी, इसमें कोई द्वारा नहीं है।
कर्नल त्यागी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं तो इसके बहुत पहले से ही आपको कहता रहा हूं हमेशा डिबेटों में कि ये एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था। जितना हम पहले ले लेते तो इनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि भारत बड़ा देश होने के साथ ढीलापन है। ढीलापन हमें बिल्कुल नहीं रखना। हिंदुओं की वहां पर रक्षा बहुत जरूरी है, और हमारे पास इस समय बहुत बड़ा बहाना भी है कि आप कहीं ना कहीं इस प्रकार से कम्युनिटी में भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार आपके पास है, तो मुझे लगता है एक्शन की बहुत सख्त जरूरत है। आपको लगता है कि एक्शन की जरूरत है, लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं, अगर मैं कुछ अप्स डाउन्स को छोड़ दूं, और अभी जिस तरीके से वो पाकिस्तान और चीन से करीबी बढ़ा रहा है, क्या एक्शन लेना ही एकमात्र विकल्प है? रचना जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मेरे जो शुरुआती ख्याल थे वो त्यागी साहब और रावत साहब जैसे ही थे, और मुझे ये लगता था कि नहीं, अब तो आर पार हो जाना चाहिए। पर आप देखिए कि 1 साल पहले क्या बांग्लादेश के बारे में हमारे यही विचार थे जो अभी है? तो निश्चित रूप से नहीं थे। G20 में हमने बांग्लादेश को एक मित्र के तौर पे सबसे ज्यादा अहमियत दी, हमारे सारे ही पड़ोसी देशों में। नेपाल जो एक हिंदू जहां बहुसंख्या है, उससे भी ज्यादा हमने बांग्लादेश को अहमियत दी। तो दरअसल ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी जो सिचुएशन है वो आगे आने वाले 6 साल बाद, 6 महीने बाद रहेगी, या आज से जो 6 महीने पहले जो हालात थे वो अब हैं। तो ये बहुत तेजी से बदलता है। ऐसे में मुझे लगता है कि इसका समाधान कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता है। वो दरअसल डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम बांग्लादेश को समझा सकते हैं, और इसकी कोशिश भी की है। जो हमारे मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं, अभी साइरस मिस्ट्री साहब गए हैं वहां पे, तो मिस्ट्री साहब ने उनको समझाया, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है वहां जाकर यूनुस साहब को भी समझाया है, और मुझे लगता है कि उन्हें बहुत सारी चीजें समझ में भी आ रही है। पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश के हितों का वह समर्थन नहीं कर सकता है। उसकी सीमाएं इतनी दूर है, किसी भी हालत में न तो ढंग के व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, न पाकिस्तान किसी भी हालत में बांग्लादेश को कोई बहुत बड़ी मदद कर सकता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो रणनीतिक हो, या किसी भी तरीके की। तो देर सवेर बांग्लादेश को भारत के पास आना ही आना है। अब देखिए, भारत से ज्यादा चालाक तो चीन निकला कि जब अमेरिका की मदद से वहां पे तख्ता पलट हुआ, क्योंकि यूनुस साहब और डेमोक्रेट्स के संबंध जग जाहिर है, क्लिंटन साहब के साथ वो डिनर लेते रहे हैं, हमें यह भी पता है। तो चीन ने बहुत ही चालाकी से यहाँ काम किया, और जो वैक्यूम है वो भरने की कोशिश की। अमेरिका को वहां आने नहीं दिया। सेंट मार्टिन पे अगर वह अमेरिका काजी हो जाता है तो ये चीन और भारत दोनों के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि जब डोभाल साहब जब चीन गए हैं तो इन सारी चीजों पे भी बात होगी। समझदारी से काम लेने की जरूरत है, और अभी जो एग्रेशन है मुझे लगता है कि इसको बचा के रखने की जरूरत है। भारत अभी चारों तरफ से घिर रहा है। श्रीलंका में हमें बाहर करने की कोशिश की, हम्बन टोटा पे चीन काजिब हो रहा है, पर भारत ने बहुत ही शांति से काम किया। वहां जापान और अमेरिका की मदद से हम वहां श्रीलंका में बने हुए हैं। मालदीव में हमने धैर्य खोया होता तो आज मालदीव को अपनी असलियत समझ में आ गई है, हालात बदल गए हैं। वह का वह हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। और वहां पे एक चीज समझिए, दरअसल यूनुस सरकार जो एक ऐसी सरकार है जिसका जमीनी स्तर पर कोई बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं है। ऐसे में ये जितने भी बयान आ रहे हैं वो सब वहां के, जो कहना चाहिए कि कम समझदार लोगों के आ रहे हैं, जिनको देश हित ठीक से पता नहीं होता है। केवल एग्रेशन दिखाना ही देश हित नहीं होता है, देश के हितों की रक्षा करना देश हित होता है। तो ऐसे में जो बांग्लादेश के जो लोग एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो किसी भी हालत में देशभक्त तो हो ही नहीं सकते हैं। वो तो वहां के ऐसे लोग हैं जो कि कम समझदार है। और ऐसे में वहां से बर्मा की तरफ से भी एक नया तरीके का चैलेंज आ रहा है, और आखिर में बांग्लादेश को भारत के पास आना ही है। यही उसकी नियति है। चीन भी नहीं हो सकता है, भले उसने बहुत कम समय में यूनुस सरकार में अच्छा खासा वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लिया है और उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका हल, रचना जी, इसका हल निश्चित रूप से डिप्लोमेसी है। कोई सैनिक समाधान इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक और पूर्व में पाकिस्तान खड़ा नहीं करना चाहते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि कूटनीतिक तौर पर इस मामले को सुलझाना चाहिए, लेकिन कर्नल तेजेंद्र पाल, क्या अभी बांग्लादेश अब चीन के हाथों की कठपुतली नहीं बन गया है? चीन जिसने पाकिस्तान को पहले से कठपुतली बनाया हुआ है, और अगर एक्शन ही एकमात्र विकल्प है तो भारत तो पहले ही LAC-LOC पर अब जो चैलेंजेस झेल रहा है वो झेल रहा है, पाकिस्तान से अलग, चीन से अलग, तो क्या बांग्लादेश एक और नई मुसीबत नहीं होगा?
देखिए, चीन के साथ स्थिति सुधर रही है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ताकत समझ में आ गई है। बांग्लादेश के बारे में जो अभी मेरे लर्नेड को पैनलिस्ट कह रहे हैं, मैं भावावेश में आके कुछ नहीं कह रहा। मैं वार मॉन्गर नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कूटनीति का इस्तेमाल करें। ये एक शब्द है, आपने पकड़ लिया। मैं आपसे एनालाइज करके पूछना चाहता हूँ कैसे करें। जो मिजोरम के हमारे चीफ मिनिस्टर थे हैं, वो अमेरिका में गए। उन्होंने जाके कहा कि हम क्रिश्चियन हैं और हमको तीन तीन सरकारों की गुलामी सहनी पड़ रही है। हम ये गुलामी नहीं सहना चाहते और लिहाजा हम क्या चाहते हैं, यानी कि एक क्रिश्चियन देश बने। वही बात जो अमेरिका कह रहा है कि मैं चिटागोंग की एक डिवीजन लेके कहा से, बांग्लादेश से, और पूरा का पूरा मिजोरम और मणिपुर का कुकी एरिया और प्लस एक डिवीजन संगाई गाई म्यांमार से, इनको लेके एक जोगन देश वहां पे बनाऊंगा। वही बात कह रहे हैं। अब अगर ये सहनशीलता जिसको सिखाई जाती है, मुझे अपने धर्म गुरुओं के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि सहनशीलता बड़ी अच्छी बात है जी, घर में, समाज में, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा का नहीं, सवाल धर्मगुरु हो। तो कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए। यहाँ अरविंद सिंह हाँ तेजावत जी कह रहे हैं कि आपस में बातचीत से भी सोल्यूशन हो सकता है। जी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर जिसने संविधान को सामने रख के शपथ खाई थी, वो जाके अमेरिका में देश को तोड़ने की बात करे, क्या आते ही वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा देना चाहिए था? हाँ। ये हमारे जो कूटनीति वाले लोग हैं, वो उनको बताते हैं कि नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। ये करते करते एक सॉफ्ट इमेज ला दी, यानी कि कूटनीति में कोई अगर चांद दिखाई दे तो हम मानने को तैयार हैं। मुझे बताओ कि कूटनीति में क्या अमेरिका मदद करेगा? नहीं करेगा। और जब अमेरिका नहीं करेगा, नेटो कंट्रीज में नहीं करेंगी, यूरोपियन यूनियन में नहीं करेगी। हाँ। जो मुस्लिम देश है उनका तो करने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या मदद इसमें पाकिस्तान से मांगे, या मालदीव से मांगे, या श्रीलंका से मांगे, या नेपाल से मांगे, जो भूटान से मांगे? ये किस मतलब किस मामले में कूटनीति? कूटनीति। अच्छा, और दूसरी बात, मेरे घर में आग लगी हो, मैं संविधान की धाराएं पढ़ूंगा कि आग बुझाने के लिए हमको कौन कौन से 12 स्टेप चाहिए? अरे, जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती। एकदम ठीक सवाल बात ये है। है कि क्या और हम धैर्य रख आपका के। गुस्सा, आपकी नाराजगी इस बात से भी समझी जा सकती है क्योंकि 1971 का वो युद्ध जहां पर चुनिंदा ही जाबाज बचे जिंदा और बाकियों ने अपनी कुर्बानी दे दी, उस बात को आज भी याद किया जाता है। विजय दिवस के तौर पर हिंदुस्तान मनाता है। लेकिन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह पीठ में छुरा घोंपने का काम करेगा तो गुस्सा आपका जायज है और ये गुस्सा बनता भी है। इस बीच एक और सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा क्या अमेरिकी सांसद ने मियां यूनुस को हिंसा रोकने में नाकाम बताया है? ऐसा क्यों किया गया है? अगर अमेरिकी सांसद भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें 31% लोगों ने कहा कि कट्टरपंथियों को ये खुली छूट है जिसकी वजह से आज हिंसा कंट्रोल हो नहीं पा रही है। साथ ही साथ 24% लोगों ने कहा कि हिंदुओं का जो कत्लेआम है वो हिंसा की सबसे बड़ी वजह है, जबकि 42% लोग कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे नहीं पाए हैं मोहम्मद यूनुस। और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, किसी तरह से घटी नहीं, किसी तरह से हिंसा रुकी नहीं। 3% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 42% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पाए, यानी कि वहाँ पर हिंदू हुए, बौद्ध हुए, ईसाई हुए, इन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हुई नहीं। हिंदुओं को तो लगातार बार बार टारगेट किया जा रहा है, जबकि 31% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथियों को जो खुली छूट दी है ना, ये उसी का नतीजा है। और मोहम्मद यूनुस चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मंशा पर आती है कि कंट्रोल करना चाहते नहीं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, देखिए रचना जी, अभी हमारे कर्नल साहब कह रहे थे, कर्नल साहब की जो सोच है वो देश हित की सोच है, और जो तेजावत साहब जो कह रहे थे वो एक सोच उनकी उदारवादी सोच है। दोनों ही सोचों में वेरिएशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1000 से ज्यादा हिंदू मारे जा चुके हैं और अभी इस समय देश तमाशा देख रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर तो धमकाना बहुत जरूरी बनता है। हाँ। क्योंकि अगर नहीं धमकाएंगे तो रुकेंगे नहीं। और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है ना, वो हिंदुओं को या अल्पसंख्यकों को वहां पर सुरक्षा देने में नाकाम है, और नाकाम ना भी है तो बहाना मार रही है नाकाम होने का, क्योंकि वो कट्टरपंथियों के सारे पर है। अगर वहां कट्टरपंथियों को गोली मारने के आदेश दिए जाते हैं और वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात लगा करके वहां उन जितने भी कट्टरपंथी हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं उनको या जेल में डाला जाए, गोली के आदेश दिए जाए, तो अपने आप में सुरक्षा हो जाएगी। वहां इतने लोग हैं, उनको सुरक्षा देना तो इतना आसान काम नहीं है।
हाँ, शासन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इनके लिए इजी हो सकता है अगर ये अपनी विल पावर से काम करते हैं मोहम्मद यूनुस। लेकिन ये एक असहाय, एक लाचार वहां के राष्ट्रपति मुझे नजर आते हैं कि जो एक कठपुतली है उनकी, और उस कठपुतली के तौर पर उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम पड़ोसी ये कह करके कि हिंदुओं पे या तो कत्लेआम रोक दें आप, नहीं तो आप तैयार हो जाएं, हमारी सेना अब आकर के इसको टेक ओवर करेगी आपके इन कट्टरपंथियों को। हाँ। तो ऐसा कहीं इस प्रकार की जब धमकियां आती हैं तो जाकर के काम चलता है। अगर कूटनीति से काम लेता है इजराइल, मान लो इजराइल कूटनीति से काम लेता तो अब तक तो मारा जाता, इजराइल का नाम ही खत्म हो जाता, वहां से पूरा पूरा मिडिल ईस्ट से खत्म था वो। तो इसका मतलब वो टिट फॉर टैट की नीति पे चलता है, इसलिए वहां जितने भी गल्फ कंट्री हैं उससे सब वो डरते हैं, घबराते हैं, या उन लोगों को कूटनीति से काम लेना पड़ रहा है गल्फ कंट्रीज को। तो मुझे लगता है कि जहां 1000 आदमी मारे जा चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में कूटनीति नहीं, यहाँ पर रणनीति लेकिन एक बड़ी की बात ये भी कि जरूरत जब भारत से विदेश सचिव वहां पर पहुंचे थे, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद में ये होप रही कि चीजें शायद सुधरेंगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश से पूरा डेलीगेशन यहां पर पहुंचा था और रिश्तों में और ज्यादा बेहतरी लाने की बात की गई थी। अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या इसे हम अभी फौरी तौर पर ये समझें कि मोहम्मद यूनुस के रहते हुए ये हालात हो रहे हैं? शायद हो सकता है चुनाव के बाद हालात बेहतर हो जाएं जब सरकार बने। रचना जी, रावत साहब ने एक बात तो ठीक कही है, वो ये है कि जो यूनुस साहब है वो दरअसल इतने मजबूत शासनाध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जो जमीनी लेवल पे जो उनकी जो पकड़ है वो काफी कमजोर है। क्योंकि एक तरीके का वहां पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसमें वहां पे काफी स्टूडेंट्स लीडर्स का काफी बड़ा बड़ा रोल रहा है। और जमीनी लेवल पे ये ऐसे यंग जो लड़के हैं उनकी वहां पे पकड़ है, जिनमें से बहुत सारे लोग हैं वो जोशीले और कम्युनल लोग हैं जो कि बहुत सारी चीजों को वहां पर देख रहे हैं। एक दूसरी बात ये देखिए कि मैं रावत साहब और कर्नल साहब से ये कहना चाहता हूं कि जो मारे जा रहे हैं या जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो हिंदुओं के साथ साथ